अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। 8 मई को 8 फरवरी को याद करते और वो जो तनसीबात पर हमले होते हैं उनका जिक्र करते करते नौबत बई जा रसीद के आप बिलाखिर यानी पूरी सोसाइटी पहुंच गई उस हद तक कि वो 26वीं तरमीम हो गई, जज लग गए, सुप्रीम कोर्ट बन गई, सारा कुछ हो गया। तो अब आगे चलें। और इस सारे दौरानिए में ये भी पता चल गया कि जो हुकूक की जंग लड़नी है और अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए लोगों ने खड़े होना है, उसका रिजल्ट भी आलमोस्ट सामने आ गया कि जिन जिन को जिस को पकड़ के तय करके बिठा दिया जाएगा वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे, जिस को कान से पकड़ कर हटा दिया जाएगा वो हट जाएगा। और जो रेजिस्टेंस की फोर्सेस हैं वो डाई डाउन कैसे होंगी, फेड आउट कैसे होंगी, वो भी एक पूरा फिनोमिना के तौर पर सामने आ चुकी सूरत हाल। अब एक दोस्त का कहना था कि जाहिर है कि ये इस तरह की जो डिक्टेटरशिप और एस्टेब्लिशमेंटेरियन रूल है वो कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के लिए अच्छा नहीं होता, और पब्लिक की जो पार्टिसिपेशन है उसके बगैर जो सिस्टम होते हैं वो डिक्टेटोरियल अप्रोच ही रखते हैं और उनके उसी तरह के फैसले होते हैं, उसमें लोगों की ओनरशिप और उनके स्टेक्स जो हैं वो कम होते होते बिलाखिर डिमिनिश हो जाते हैं। लेकिन एक लिहाज से देखा जाए तो जो खींचातानी है वो उससे भी बड़ी मुसीबत है, क्योंकि जिनको अपनी रेट चाहिए थी बड़े घर वालों को, तो वो रेट जब तक 100% ना हो उस वक्त तक उन्हें बैकअप पे चीज़ें रखनी पड़ती हैं, और जिनको उन्होंने बैकअप पे रखा होता है ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए, वो उसी वक्त एक्टिव हो जाते हैं जब रेजिस्टेंस वाली फोर्सेस जो हैं वो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं नज़र आए। तो लिहाजा ये जो दोनों की हाथियों की लड़ाई होती है, यानी एक बड़े मैंडेट और बड़ी वोटर पावर वाली पॉलिटिकल पार्टीज या पार्टी, और प्लस जो अपनी रेट चाहते हैं, तो उन दोनों की खींचातानी में जो नुकसान है वो पब्लिक का होता है। और पब्लिक का इस तरह नुकसान नहीं होता कि उनकी दीवारें गिर जाती हैं या उनके, बल्कि उनके यहाँ एक कलेक्टिव जो तरक्की है वो रुक जाती है। और चूंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, इसलिए पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से गैर सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम के नतीजे में बेयकीनी की सूरत हाल की वजह से उसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ का सवाल ही पैदा नहीं होता, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो बहुत ही दूर की बात है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए कि कोई एक धड़ा जो है वो बिलाखिर जीत जाए, तो कम अज कम फिर ये होगा कि दो चीजें सामने आ जाएंगी। नंबर एक ये कि वो अपने कोई ना कोई इकोनॉमिक गोल्स सेट करेंगे, और नंबर दो उन इकोनॉमिक गोल्स की तरफ चल पड़ेंगे, और उसके नतीजे में ऑटोमेटिकली जब वो एक जिसे कहते हैं ना पुरसुकून कार्नर या कुशन कार्नर्स, कि जिसमें वो इजी हैं, तो वो जब एट ईज आ जाएंगे तो जो उन्होंने उस तरह के बैकअप रखे होते हैं, जैसे मुख्तलिफ किस्म की तंजीमें घड़ के उनको आगे लाया जाना, प्रमोट करना, उनको सियासी अमल का हिस्सा जाहिर करना, तो वो उनकी फिर ज़रूरत नहीं रहती। और जब ज़रूरत नहीं रहेगी तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जब उनकी वो बातें मानी जाती हैं या बाज़ ऐसे उनके इक़दामात पे सरफ़े नज़र किया जाता है, तो उसकी बुनियाद यही होती है कि चूंकि उनको इस्तेमाल करना होता है, और इस्तेमाल करने और ना करने के दरमियान जो उनकी
डॉर्मेंट पीरियड होता है, वो आराम से जब पड़े होते हैं, तो उस वक्त इनको जरूरत नहीं होती, मगर उनको अपनी सर्वाइवल के लिए भी और प्लस उनके अपनी एस्पायरेशंस, उनके लिए भी वो कुछ ना कुछ करते रहना चाहते हैं, और वो उनके लिए वो टारगेट्स ही सिर्फ आसान होते हैं जो कंपैरेटिवली सॉफ्ट टारगेट हों, जिनका उन लोगों से कोई ताल्लुक ना हो जिन लोगों ने इनको खड़ा किया हुआ है या घड़ा हुआ है। तो नतीजतन फिर वो उनको छोटे छोटे चारे डालते रहना पड़ते हैं, और उनके ऊपर उनकी उन हरकतों से सरफे नज़र भी करना पड़ता है। और जब ये सारा कुछ हो रहा होता है, तो जो ऑन लुकर्स हैं, बाहर से जो दुनिया देख रही है, जो इन्वेस्टर्स है, या जो मुल्क के तार पौध और ताने बाने को स्टडी करने वाले हैं, उनके इंडिकेटर्स और उनके जो फीडबैक्स हैं, वो उस मुल्क को, उस मुआशरे को, उस जगह को कभी भी सेफ डिक्लेयर नहीं करते फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर बिजनेस ग्रोथ, फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। और वहाँ पर उसी तरह की तरक्की के इशारे नज़र आते हैं कि जी वो लैंड क्रूजर कितनी हो गई हैं, तो उसका जो नई गाड़ी आई है उसका रिव्यू कैसा है, और वो इसी चक्कर में, और घर जो है वो इतनी कंफर्ट्स वाला कैसे बन सकता है फलां जगह। मतलब वो जो उंगलियों पे गिने जाने वाले ऐसे ऑप्शंस और ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिन पे बैठे बैठे प्लाटों की कीमतें बढ़ जाएं, कम हो जाएं, कहाँ से टैक्स चोरी का इम्कान ज़्यादा है, कहाँ पर जो है वो काले को चिट्टा करने के इम्कान ज़्यादा हैं, वो काम हो सकते हैं वहाँ पर, वो होते रहते हैं। उसके लिए वो सेफ हेवन बनी रहती है वो मुआशरत और वो मुल्क। लेकिन जो टेंजिबल ग्रोथ और टेंजिबल डेवलपमेंट है, वो उनके लिए ख्वाब ही रहता है, वो उसको कभी भी परसू नहीं कर सकते, कभी वो उस तरफ जा नहीं सकते। और जब ये चीज़ें इकट्ठी हो जाएं, तो उसमें वो जो डे टू डे सिटीजन राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनकी बदतरीन सूरत हाल तो इनबिल्ट है उसके अंदर। हमारे एक उस्ताद थे जो हमें लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ाते थे। अब बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि वो लोगों ने सिर्फ वो क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, और फिर इसके सीपीसी और जो इस तरह के नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये बड़े बड़े तो सुने हुए हैं, या फिर जूरिस्प्रूडेंस। मगर लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो एक पूरा सब्जेक्ट है अलग से, तो उसका आम आदमी को कभी नाम ही नहीं सुना, बल्कि इवन वकला भी जो हैं वो LLB करने तक उसको पढ़ के ही आते हैं, लेकिन बाद में कभी उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो किताबों पे मिट्टी पड़ी रहती है। तो हमारे एक उस्ताद थे जो हमें लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ाते थे, उन्होंने एक बात बताई कि गालिबन मुशर्रफ जामी साहब, वो कहते थे कि कौन सा मुल्क कितना तरक्की याफ्ता है इसका अंदाज़ा लगाना हो तो वहाँ की कोर्ट्स में लॉ ऑफ टॉर्ट की प्रैक्टिस को देख लें। जितना किसी मुल्क में लॉ ऑफ टॉर्ट जो है उसके ऊपर केसेस होंगे उसके, और जितनी उसकी अदालतों में प्रेजेंस होगी, उसी से अंदाजा हो जाएगा कि वो मुल्क कितना तरक्की याफ्ता है। जिन मुल्कों में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, जिन मुल्कों में लोगों के डे टू डे जो राइट्स हैं उनकी वायोलेशन का दूर दूर तक सवाल नहीं होता, बल्कि ह्यूमन राइट्स तो बाद की बात है, जानवरों के हुकूक को वायोलेट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर बड़ा मुश्किल है कि आपके पास बड़ी अच्छी गन हो और आप जाएं तो वो जगह जगह आपको नज़र आ रहा है कि वो जो शिकारियों की इस्तिलाह में है ना, कि वो देखते हैं कोई ना कोई घूगी बैठी हुई तो कहते हैं वाह वाह क्या सीना दे के बैठी हुई है, और फिर उस पर वो फायर कर लें, और बल्कि बट्टा मार के गिरा लेते थे, वहां पर हमने देखा हुआ है। लेकिन यहाँ आपके साथ आपकी छतों पे, आपके टेरेस पे हर वक्त कबूतर घूगी जो भी है वो मौजूद हैं, लेकिन उनके राइट्स और उनकी सर्वाइवल इतनी प्रोटेक्टेड है कि आप एक सर्टन एरिया और सीजन और लाइसेंस और तादाद इसको मलहूज़ खातिर रखे बगैर सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप गन किसी की तरफ पॉइंट कर सकें, किसी परिंदे की तरफ।
तो जब मुआशरत और मुआशरे पॉलिटिकली स्टेबल होते हैं और उनमें ये डिसाइड हो चुका होता है कि हमने क्या करना है और हमारा अब ये फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के नतीजे में बिल आखिर स्टेबिलिटी आ जाती है। तो ये जब जो जो कुछ हो गया, इसका होना ये बताता है कि इससे पहले पहले इम्कानात थे और वो इम्कानात वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल भी होते रहे। आज जुलूस निकल आया, आज असी अपना लीडर छुड़ान लगे, आज कैदी नंबर नू इंज हो जाएगा, आज फलाना हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। वो एक पुराने दौर की सुनी हुई गज़ल याद आ गई, उसमें वो छोटे छोटे पैचेस में वो पूरी फिल्म में वो गाना चलता रहता था कि कोई गेसु कोई आंचल हमें आवाज़ ना दे, अब किसी आंख का काजल हमें आवाज़ ना दे। उसमें आगे जाके एक जगह पे आता है कि हमने सोचा तो बहुत कुछ था, हुआ कुछ भी नहीं, दिल तो बेताब था, दिलबर ने कहा कुछ भी नहीं। तो बात यह है कि ये जो साल डेढ़ साल गुजरा है एक्टिविज्म का, पॉलिटिकल राइट्स का और अपने हुकूक पे स्टैंड ले लेने का, उसने बता दिया ना कि हमने सोचा तो बहुत कुछ था, हुआ कुछ भी नहीं और किसी से भी कुछ नहीं हुआ। तो अब नतीजतन नंगी नेत्री क्लियर कट वो जो इनक्रेडिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम थी, वो क्रेडिबिलिटी अब 100% क्रेडिबल होके सामने आ गई। और उसमें जो आपकी पार्लियामेंट या आपकी एग्जेक्टिव है, वो सीधा सीधा जिनके हाथ में उसको चले जाना चाहिए था वो चली गई और उनका पेज बड़ी तरीके से एक हो गया। अब अगर ये ऐसा हो जाता है और आगे इम्कान नहीं है, लगता है कि अब कोई इम्कान नहीं है, और जब वो इम्कान ख़त्म होते होते, फेड आउट होते होते डाई डाउन कर जाएंगे, तो फिर एंड पे यही होगा ना कि जो ये चाहते थे। अच्छा, दावा सबका यही होता है, जो अपने हुकूक मांगने और अपना कैदी छुड़वाने के लिए कहते हैं, वो भी कहते हैं हम मुहिब वतन है जी, मुल्क हमारा है जी, हमारा ठीक है जी, तो ही है। अच्छा, जिनको जो ये कह के आए थे कि चलो साड़ी सीटां तो है नहीं सन, तो आप हमें दिलवा दें इलेक्शन, तो वो जिनको मिल गया वो भी बड़े मुखलिस हैं, मुहिब वतन हैं। सुहेल वड़ैच कहते हैं नवाज शरीफ बड़ा नजरियाती हो गया है, और पीपल पार्टी की तो नजरियाती तारीख ही बड़ी पुरानी है। और जहां तक तहरीक इंसाफ, वो तो इंसाफ के टॉर्च बेरर भी हुए और फिर उनका जो लीडर है उसने कुछ खाया भी नहीं हुआ और वो पाकिस्तान से बाहर भी नहीं जाता, डील भी नहीं करता। तो इन 3-4 मुहिब वतनों के दरमियान एक एस्टैब्लिशमेंट है, वो कहती है तुसी केड़े मुहिब वतन हो? मुहिब वतन तो ऐसी है जिन्हें इन्ने बंदे उत्थे मराए, इन्ने साडे उत्थे मारे गए, इन्ने साडे उत्थे मारे गए, तो जनाब दिन रात मरते हम हैं, मुहिब वतन आप तो सिर्फ ठीक। तो लिहाजा वो कहते हैं कि फैसले भी हम करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो अब रगड़े लगाते लगाते और गिदड़कोट होते होते मामला अब यहाँ तक आ गया कि वो तरमीम जो गले में हड्डी की तरह अटकी थी वो भी हो गई, और उस तरमीम के बाद चीफ जस्टिस भी वो लग गया, जिस चीफ जस्टिस को बाईपास करना था वो भी हो गया, जिसको एक्सटेंशन नहीं देनी थी वो भी घर चला गया, सारे काम हो गए। चलो अब ऐसे ही चल जाए, और अगर इस तरह का भी चल जाए तो कम अज कम अगर ये चल गया और इसके बाद वो जैसे मोहम्मद बिन सलमान ने अपने मुल्क में जब वो तब्दीली लानी थी, एक लंबा प्रोसेस चलता आ रहा था 60-70 साल से, उसमें से जब पॉलिसी शिफ्ट आना था तो एक दफ़ा तो उन्होंने पकड़ के सारे अंदर भी किए, फिर उनको होटलों में रखा, उनको पाबंद रखा, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा जिन्हें उम्रा करन जाना है इधर चला जाए, जिन्हें क्लब जाना है वो इधर चला जाए। चूंकि ग्रिप मामलात के ऊपर आ गई, पैसे पहले ही थे और अगले प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च कर लिए, और अगलों को ये भी कोई मसला नहीं पेश आया कि वहाँ रियाज जद्दा में जो अपनी कॉन्फ्रेंस करनी थी इकोनॉमी के ऊपर,
उसमें मुतनाज़े बंदा भी बुला लिया, आतिफ मियाँ ने भी उसमें उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी में शिरकत की और कोई इशू नहीं हुआ। तो अब वो फिर वो हंसी खुशी रहने लगे। अब सारे कुछ चल रहे हैं वहाँ पे, मतलब अब क्लबों के, जुआ खानों के भी आते हैं, पब्स भी खुल गए और उम्रे पे भी बड़ी तादाद जाती है जनाब। अब सऊदी एयरलाइन भी माशाल्लाह अच्छा काम कर रही है। तो बिल्कुल उसी तरह से अब अगर इधर भी ये हो जाएंगे तो इसका और कोई फायदा हो ना हो, एक तो ये कि कोई तो अपने लिए इकोनॉमिक गोल सेट करेंगे ना। तो ये तो पहले दिन से तयशुदा है कि आमत उन्नास और आम पब्लिक के हिस्से में स्पिल ओवर जो ऊपर से छलक के आता है वही मिलना होता है उनको। लेकिन वो अगर कोई है ही मतलब आधे पाव वाली प्याली छोटी सी, तो उसमें से छलकेगा क्या? गंजी कहते हैं धोएगी की तो निचोड़ेगी की। लेकिन अगर टब और बाल्टियां और दरिया और डैम छलक रहे हो तो वो तो बड़ा कुछ शराब कर जाते हैं। तो अब अल्लाह करे, हम तो ये कहते हैं कि चलो यही डिक्टेटोरियल किस्म दी जमहूरियत ये चल जाए, और चलेगी तो वो किसी तरफ बात भी लगेगी। और जब वो किसी तरफ बात लगेगी तो ये जो इन्होंने बैकअप पे रखे होते हैं लबैकिए, इनकी जरूरत नहीं रहेगी। और जब इनकी जरूरत नहीं रहेगी तो आहिस्ता आहिस्ता उनको भी पता है कि इनकी मतलब वो किसी ने बताया कि पेट्रोल जो था वो 150 से 55 पे गया, तो वो लड़का उनका नौजवान लीडर आ गया पग बन के, उसका क्या हम पेट्रोल महंगा नहीं होने देंगे। तो फिर पेट्रोल 200 से ऊपर चला गया, फिर उसको कोई जरूरत नहीं, वो उसको याद ही नहीं आया। पता चल रहा था कि वो खुद नहीं आते, वो लाए जाते हैं। बल्कि एक दोस्त ने ये कहा कि उनको हड्डी नहीं डाली जाती, उनको पीछे से किक मारी जाती है कि चलो पे आ जाओ। तो कम अज कम जो ये इस तरह के फैक्शंस हैं सोसाइटी के, वो जो है वो फिर वो इररेलेवेंट और उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी। जब उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी और साथ आपका ग्रेटर इकोनॉमिक मफाद सामने आ जाएगा, और फॉर दैट मैटर ये जाने वाले जो हैं ये तो रबड़ स्टैंप्स ही हैं, इनकी क्या हैसियत। और आगे फॉर ए लॉन्ग टाइम इस तरह के जो कौमी और नेशनल स्टफ होते हैं उनमें से बांग्लादेश वाला स्टफ नहीं निकल के आता, इस तरह के स्टफ में से तुर्की वाला स्टफ नहीं निकल के आता। और जिन्होंने लाइक पाकिस्तान की इंसेप्शन के फौरन बाद से एक खास तरह की उसमें क्लचेस के अंदर जिंदगी गुजारी हो, और उन्हीं क्लचेस के अंदर और उन्हीं गिरफ्तों के अंदर वो बड़े हुए हों। ओ फैज साहब पकड़े, उनको डक दिया, जाले बैत उसको डक दिया, जो भी रेजिस्टेंट फोर्सेस हैं उनको डक दिया, जो बाकी हैं उनको अपने पेरोल पे ले लिया। तो उसके बाद और सिलेबस जो है वो वैसे ही ऐसा एस्टेब्लिश कर दिया कि वो एजुकेशनिस्ट जो है वो बैठ कर रोते रहे सार पकड़ कर कि अच्छा ऐ की है, और चुन चुन कर उसको यानी सारा कुछ जो है वो मुशर्रफ भाई इस्लाम करते गए। तो उसके बाद जो कुछ बचेगा उसमें से रेजिस्टेंस नहीं आती, और किसी जगह से भी नहीं आती। तो इस तरह की जो डॉर्मेंट और बिल्कुल जी सदके और जी माय लॉर्ड वाली सोसाइटी डेवलप होगी, उनसे फिर जो काम लेने हैं, जिन्होंने रहना वो रहते रहेंगे, जिन्होंने जाना है वो चले जाएंगे। और जहां तक वो ओनरशिप है कि वो जो तरानों में आता है कि वो साथ फिर बंदे रोना शुरू हो जाते हैं कि ये वतन तुम हमारा है या तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, वो पासबानी शासबानी की कोई लोड़ नहीं रहेगी। फिर यही है कि ये वतन जिनका है वो चलाते भी फिरेंगे और सब कुछ होता रहेगा। और अपनी सहूलत के मुताबिक वो रीजनली जिसको समझेंगे उसको उसके साथ पींगे बढ़ा लेंगे, जिनके साथ समझेंगे वो कम कर लेंगे। बाकी पब्लिक स्टेक और पब्लिक ओनरशिप ना पहले थी ना आइंदा होगी। तो उसके बाद एक वो जो गोश्त पोस्ट वाली एक जिंदगी है, वो गाय भैंसे भी जिंदा होती हैं, उनके अंदर भी दिल होते हैं, वो धड़कते हैं, वो मुर्गियों के भी दिल होते हैं, वो फिर आप कलेजियां बना के और दिल कलेजी कुर्बानी वाले दिन दूसरे गोश्त से पहले खा लेते हैं। तो
अब भी जो है वो दिल और कलेजी जो है वो पहले खाई जाएगी, गोश्त बाद में खाया जाएगा जब जरूरत होगी ऑफ कोर्स। और जिस वक्त जरूरत नहीं होगी तो आप चलते रहें, आपके लिए चरागाहें भी मौजूद हैं, आपको सैलेज भी मिलते रहेंगे, बल्कि शायद अगर बेहतर सूरत हाल हो जाए तो वो अच्छा सैलेज तैयार होगा जो आपका 1.5 किलो रोजाना गोश्त बढ़ाएगा आपका। तो मेरा ख्याल है कि अब उस मोड में चले जाएं। उसके बाद जिन्होंने सोचना है, जिन्होंने बात करनी है, जिन्होंने लिखना है, जिन्होंने पढ़ना है, वो देखें। उनको अगर वहाँ सूरत हाल सूटेबल लगती है, वहाँ बैठ के जितनी कर सकते हैं वो करें, जितनी नहीं हो सकती वो रहने दें। क्योंकि जो आउट ऑफ द बॉक्स गुफ्तगू होती है उसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स बैकअप वाला ह्यूमन स्टफ चाहिए होता है। ये नहीं होता कि पीछे वो जो है वो कहते हैं कि ए मूसा तू तो तेरा खुदा जाके पै लड़ो, असी तो आ बैठे हैं। जब असी आ बैठे हैं तो फिर 40-50 साल उत्थे ही बैठे हैं। तो लिहाजा अब ये दूसरा मोड जो है वो पाकिस्तान के सोशियो पॉलिटिकल सिनारियो में जाहिर हो चुका है, लॉन्च हो चुका है। और अल्लाह करे यही चलता रहे। तो कम अज कम वो जो इररेलेवेंट फोर्सेस ऑफ सोसाइटी हैं, जिन्होंने जो रोजमर्रा का जीना दो भर किया हुआ है और जिन्होंने नए नए टूल्स घड़ लिए हुए थे, वो इररेलेवेंट हो जाएं, हो सकता है स्टेबिलिटी के नाम पर, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, अगर आ जाए तो। और अगर नहीं आती है तो हाफ हार्टेड रेजिस्टेंस जो है वो फुल फ्लेज्ड एक्टिविज्म के मुकाबले में इंतहाई मोहलिक होती है, और वो काउंटर प्रोडक्टिव भी होती है और बहुत ज्यादा नुकसान करके दिखाती है। अल्लाह ताला बाहर उससे सोसाइटी को बचा ले, क्योंकि सोसाइटी का और मुल्क का अदरवाइज वाली वारिस कोई नहीं है। कुछ स्टेक होल्डर्स हैं, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें फुल फ्लेज्ड ऑल आउट रेट और लूली लंगड़ी रेट के दरमियान मुकाबला जारी रहता है, और वही मुकाबला आम आदमी की जिंदगी का सफर परले दर्जे पर खोटा करके उसके मुंह पे मारता चला जाता है। और समझ नहीं आती कि वही है कि कुछ इश्क किया कुछ काम किया वाली बात है। ना वो इश्क में कामयाब होते हैं, ना काम में कामयाब होते हैं। अब अल्लाह करे कि ये एक रोबोटिक एक्टिविज्म जो है वो जारी हो जाए, और एक ऑर्गेनिक रेजिस्टेंस जो थी, बल्कि शायद जो नहीं थी, वो अब अपना रास्ता ले। हाँ, ना उनकी हार नहीं है, ना अपनी जीत नहीं। ये तो फिर ऐसे ही चलता है, और ऐसे ही चलना चाहिए इसको। क्योंकि जहाँ पर वो लोग मौजूद नहीं होंगे कि जो एक थॉट या एक उसूल की खातिर कह देते हैं कि मुझे आखिर पे याद आई, मैंने शायद पहले भी सुनाई हुई हो, जेन ऑस्टिन की एक कैरेक्टर थी, तो वाह उसमें प्राइड एंड प्रेजुडाइस उनका नावल है उसमें, तो वो उसको चर्च की बल्ले बल्ले थी, पादरी का उसका जो कोई चर्च का जिसने ऑर्डर लिए हुए हो उसके रिश्ता आ जाए तो बहुत बड़ी बात समझी जाती थी, जैसे किसी मिनिस्टर का आ गया। तो उस लड़की ने, लिजी ने इनकार कर दिया कि नॉनसेंस है, मैंने इससे शादी नहीं करनी। तो उसकी माँ उसी तरह की थी, जो हालात को देख के तो उस पर मर मिटने वाली और फरेफ्ता होने वाली। उन्होंने कहा लिजी ये बहुत अच्छा रिश्ता है, तो पहले समझाया, नहीं मानी, उसके बाप के पास गई, ऊपर अपनी स्टडी में बैठा होता सेंसिबल आदमी उस नॉवल के सिनारियों में। तो उसे कहती कि इसको अभी कहो कि ये वो कबूल करे रिश्ता, ना किया तो मैं सारी जिंदगी इसकी शक्ल नहीं देखूंगी। अब ये इतनी देर में उसने उसको आवाज़ दी उसके बाप ने, और वो भी सीढ़ियाँ चढ़ के कमरे के पास आ रही थी और ये बात सुन रही थी कि माँ कह रही है कि अगर इसने कबूल ना किया तो मैं इसकी शक्ल नहीं देखूँ। तो वो जब अंदर आई तो उसके बाप ने कहा, लिजी माई चाइल्ड, डिड मिस्टर सो एंड सो अप्लाइड फॉर योर हैंड, कि उसने तुम्हारा रिश्ता मांगा है? कहती यस सर ही डिड। एंड डिड यू रिफ्यूज्ड? अब बड़ी ड्रामेटिक साइलेंस है उनके आपस में मुकालमे के दौरान।
कहती यस सर आई डिड। तो उसका बाप कहता है लिजी माई चाइल्ड, मेरी बच्ची अब बड़ा मुश्किल लम्हा आ गया है तुम्हारे सामने, यू हैव अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस टू मेक। इफ यू डोंट एक्सेप्ट द हैंड ऑफ मिस्टर सो एंड सो, योर मदर वुड नेवर सी योर फेस अगेन। अगर तुम उसका रिश्ता कबूल नहीं करती हो तो तुम्हारी माँ तुम्हारी आइंदा शक्ल नहीं देखेगी। एंड और अगर तुमने अब उसका रिश्ता कबूल किया तो मैं सारी उम्र तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। तो इस उसूल पर और इस तरह की बात के जो उसूली स्टैंड्स होते हैं, उन पे खड़ी हुई कौमों का तो कोई मुकद्दर होता है कि वो कोई बाद में दुनिया के पर्दे पर कोई नक्शा बनाएं या कोई अपनी रेट कायम करें या अपना वो कहला सकें कि वी आर समथिंग, समबडी, सम नेशन, वी मीन समथिंग। लेकिन जब ये नजर आ ही गया सारा कुछ, तो अब उसी लेवल पे रहें, उसमें से कोई बहुत ज्यादा चीजें कशीद करने की जरूरत नहीं है। लिहाजा पाए गदा लंग नीस्त व मुल्क खुदा तंग नीस्त। फकीर के पांव लूले नहीं हैं और अल्लाह की ज़मीन तंग नहीं है। तो जो होता है सो हो फिर। अल्लाह हाफिज़ नासिर, अस्सलाम वालेकुम।